चलिए मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं और आप सब इस टॉपिक को मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। मेरा वादा है आपसे कि आपको इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देंगे। तो चलिए आज कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये देख रहे होंगे आप, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होंगे मैं आज उन सब प्रश्नों को हल करवाऊंगा और इससे जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे उन सभी न्यूमेरिकल को भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आप आने वाले समय में जो परीक्षा होगी हाई स्कूल की उसमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है। तो हम सब जानते हैं मित्रों कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे देखने की क्षमता को बढ़ा देती है। अब कहेंगे देखने की क्षमता को कैसे बढ़ा देती है। अब मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना, कि कुछ देख लेते हैं, आप कुछ नहीं देख पाएंगे जब पूरा अंधेरा होगा। और उस अंधेरे कमरे में जब लाइट ऑन होगी तो आपको सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, है ना। इसका मतलब है कि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश होगा तभी हम कुछ देख सकते हैं, प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, तो आप लिख ही देंगे। इसके पहले हमने बताया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब दूसरा प्रश्न आता है इसका, प्रकाश का परावर्तन। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसमें लिखना है कि जब कोई किरण एक समांग माध्यम से होते हुए किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक समतल दर्पण है, नीचे की ओर पेंट किया हुआ समतल दर्पण आप सब जानते होंगे, जिसमें आप सब अपना चेहरा देखते हैं। सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उसमें अपना बाल वगैरह झाड़ कर जाते हैं ना, संवारते हैं बालों को, वही दर्पण है ये। अब समतल दर्पण लिए हैं, इस समतल दर्पण पर हम यहाँ से प्रकाश डाल रहे हैं। ये देखिए, ये माध्यम ऊपर वाला है N1 और नीचे साइड का माध्यम है N2। तो जब इस पॉइंट से हम इस समतल दर्पण पर प्रकाश डालेंगे तो टकरा कर इस प्रकाश का संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, समतल से टकरा करके उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस जा रहा है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश किसी समांग माध्यम से होते हुए किसी समतल तल से टकराकर उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस चला जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखिए मित्रों कि जो ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और ये जो टकरा कर वापस जा रही है, ये वापस वाली किरण जो टकरा कर
वापस जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये वाला पॉइंट जहां दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब इसी आपतन बिंदु पर यदि हम ऐसे कोई अभिलंब खींच देते हैं, ये देखिए कोई अभिलंब खींच दिए हैं, ये है आपका अभिलंब। यहाँ आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच दिए हैं। ये दो भाग हो गए आपके, ये दो भाग में बट गया है। एक भाग ये है, दूसरा वाला भाग ये है ना। तो आपतित किरण से सटा हुआ जो भाग होगा, आपतित किरण से सटा हुआ जो भाग होगा, इस वाले भाग में बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ये कोण जो है आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका आपतन कोण। और इस साइड में जो बन रहा है कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इस तरफ आपका परावर्तन कोण बन रहा है और इस तरफ आपका आपतन कोण बन रहा है। ये तो हो गया आपका प्रकाश परावर्तन। अब इसमें पूछता है कभी कभी कि प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए, यानी प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियम होते क्या हैं। पहला नियम है आपका कि आपतित किरण तो आपका ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम है। इस पहले नियम को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस पूरे बोर्ड में बने हुए फिगर को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको हरदम जब भी आपको देखना हो, पढ़ना हो, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। और ये आपका दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आता है आपका अगला प्रश्न आपको पूछता है कि गोलीय दर्पण। अगला है गोलीय दर्पण। ये वाला पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अब चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण कैसे होता है। इस तरह से जब आपको एक दर्पण बनाया जाए, इस तरह से आपका एक दर्पण बनेगा, तो दर्पण में जब बाहर की ओर पेंट किया रहेगा आपका दर्पण, जब इस तरह से बाहर की ओर पेंट किया रहेगा, ध्यान से देखिए, जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग में जब पेंट किया रहेगा और इसमें ये एक लाइन जो खींच रहे हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। जो बीचों बीच से जाती है लाइन, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये बीचों बीच से गई हुई लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। जब इस दर्पण पर कोई प्रकाश इस तरह से डाला जाता है, इस तरह से कोई प्रकाश जब दर्पण पर डाला जाता है, तो उसे परावर्तित करके फिर से उसी माध्यम में ये इस तरह से वापस करती है। यानी कि उभरे हुए भाग पर पेंट होगा और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, है ना। उभरे हुए भाग पर पेंट होगा और अंदर वाले भाग से जब प्रकाश का परावर्तन होगा, इस प्रकार के दर्पण को हम
अवतल दर्पण कहते हैं। ये जो किरण आ रही है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपकी है परावर्तित किरण। ये आपकी परावर्तित, ये है आपतित। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब दूसरा दर्पण आता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे होता है, चलिए उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण को, दर्पण तो ऐसे ही होगा, गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पेंट अंदर की ओर किया रहता है। इस तरह से जो दबा हुआ भाग होता है, उस दबे हुए भाग में पेंट रहता है, अंदर की ओर पेंट होगा। और जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होता है, यानी जो उभरा हुआ तल है वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल में क्या था, अवतल में बाहर की ओर पेंट था और अंदर की ओर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। लेकिन जब उत्तल पूछेगा आपसे तो समझ जाइएगा कि अंदर की ओर पेंट रहेगा और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। जो आने वाली किरण होती है, जो माध्यम से होकर आती है, मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च आपने जलाया है, इस टॉर्च से निकलने वाली किरण जो आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपको इसको याद रखना होगा, आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। इस तरह से ये आपतित किरण और ये परावर्तित, और ये बीचों बीच में जो ये लाइन खींच रहे हैं इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। यह है आपका मुख्य अक्ष, यह है आपका मुख्य अक्ष। आपतित किरण, परावर्तित, ये आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब देखते हैं आगे कि इसमें कितने फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं। जब आप सवाल लगाएंगे उसका भी एक सूत्र होगा, उस सूत्र को चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं वो सब। तो पहला सूत्र आपको मिलेगा तो पहला सूत्र आपसे पूछता है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या यानी कि F बराबर R/2, ये पहला फार्मूला है। F बराबर R/2, जहां F दर्पण की फोकस दूरी है। तो F क्या है, F दर्पण की फोकस दूरी है। F दर्पण की फोकस दूरी है और यहाँ R दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जहाँ F है दर्पण की फोकस दूरी और R है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं। दर्पण के फोकस वस्तु प्रतिबिंब के बीच संबंध। इसमें क्या होता है, आपको दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच एक रिलेशन पूछता है। उस रिलेशन के द्वारा ही हम आने वाले न्यूमेरिकल को हल करेंगे। यदि आप इन सभी जो ये फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सवाल लगाते समय आपको बहुत सहायता देगी, है ना। तो चलिए देखते हैं इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन है। तो यहाँ होता है 1/F बराबर 1/V माइनस प्लस, नहीं मैं प्लस होगा 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसमें जहाँ
एफ क्या है आपकी फोकस दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी, वी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको वी से प्रदर्शित करना है, और यू है दर्पण से वस्तु की दूरी। ये है आपका यू दर्पण से वस्तु की दूरी, वी होगा आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ है आपकी फोकस दूरी। अब यहाँ फोकस दूरी और यू जो होगा वो सदैव ऋणात्मक में लिखा जाएगा। यहाँ लिख लीजिए सदैव ऋणात्मक, यानी कि यू का मान जब भी लिखेंगे उसके सामने हम ऐसे ऋण लगा देंगे। जैसे u बराबर आपको 10 लिखना है तो इसके सामने ऐसे आप माइनस लगा देंगे, यानी कि u बराबर होगा 10। जहां भी जब भी u का मान निकालना हो, जितना भी दिया हो उसके सामने आपको ऐसे माइनस लगा देना है। अब ये आ जाता है फोकस दूरी। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ऋणात्मक, यानी कि जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी उस समय हम एफ का मान माइनस में लिखेंगे। उत्तल में होगा तो माइनस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उत्तल में धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए जब भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिखेंगे तो उसके सामने हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए मित्रों, अगला है आपका प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। इसमें आपको लिखना है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो वस्तु होगी, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात इसका जो परछाई बनेगी, परछाई मतलब जो इसकी छाया बनेगी, उसकी लंबाई की बात कर रहा है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई, अर्थात जो वस्तु है उसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों लंबाइयों के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब वाली लंबाई और वस्तु वाली लंबाई, दोनों लंबाई का जो अनुपात होगा वही हमारा होता है रेखीय आवर्धन, है ना। प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यम से। इसमें बोल रहे हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए आपकी आई है, इमेज जिसे कहते हैं आई, इसे इमेज कहते हैं। ये है आपकी इमेज, इमेज का आई। प्रतिबिंब की लंबाई को क्या माने हम? आई। और यह है आपकी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यह है आपका ऑब्जेक्ट ओ। और दोनों लंबाइयों का अनुपात, यानी कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई अपॉन ओ। यानी कि ये आई है आपकी वस्तु की लंबाई और ओ है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। इस तरह से रेखीय आवर्धन आपसे पूछेगा तो आप लिखिएगा यम बराबर आई बटे ओ। और हाँ मित्रों, मैं इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल होगा, जो सवाल इस चैप्टर की होगी, वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। जो अगला वीडियो में बनाऊंगा, इसका जो न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को मैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। और हाँ, जहाँ आपको समझ ना आया हो उसको आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा।
और आपको जहाँ भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट करके बताइए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो मिलते रहें। और मैं ये विज्ञान का पूरा टॉपिक शुरू से लेकर के अंत तक पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। गणित का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा और अंग्रेजी का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। आप कहोगे तो हिंदी का भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और इस तरह से सामाजिक विज्ञान उसका भी मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। आप अपने कमेंट में लिख के भेजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ज़रूरत है, तो मैं उसका वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक लाइक का बटन अवश्य रखेंगे।